हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के बाद। आज का मोटिवेशन कोट है, अभी तो केवल शहनाइयां बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं। अभी तो से केवल शहनाइयां बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं। अभी तो केवल गौरियों ने उड़ान भरी है, अभी असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कि हाल ही में आईयूसीएन ने रेड डेटा सूची के मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है। तो अभी हाल ही में हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है, किस स्थान को सूचीबद्ध किया है, वह स्थान पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट को अभी हॉटस्पॉट की सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें आईयूसीएन के द्वारा किया गया। आईयूसीएन की फुल फॉर्म देख लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आईयूसीएन के बारे में देखते हैं। तो आईयूसीएन का स्थापना 1948 में हुई थी और इसका आईयूसीएन का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर स्थित है। तो आईयूसीएन ने अभी रेड डेटा लिस्ट जारी की है, जिसमें हाल ही में बताया गया है कि मीठे पानी की जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट यानी पश्चिमी घाट को हॉटस्पॉट सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें पश्चिमी घाट में खतरे में सर्वाधिक प्रजातियों को बताया गया, जो कि केरल की पेरियर नदी में पाई जाने वाली मछली को सर्वाधिक खतरे में बताया गया है। और मीठे पानी की यहाँ पर 300 से प्लस प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से मछली को सर्वाधिक खतरे में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहां पर स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में क्रायोबॉर्न बेबी कोरल स्थापित किया गया है, यह ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। तो क्रायोबॉर्न बेबी क्या है? क्रायोबॉर्न बेबी कोरल यह एक जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति होती है, जो विश्व में पहली बार इसे स्थापित ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसका अति न्यून ताप पर फ्रिज पर किए गए अंडाणुओं के द्वारा शुक्राणु निषेचन के दौरान बेबी कोरल का निर्माण किया जाता है, जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट सन 2025 किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट सन 2025 जारी हुई है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा यह जारी की गई है। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स सन 2025 में बताया गया है, जो अभी जारी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की गई थी। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी और विश्व आर्थिक मंच की हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी अभी हाल ही में शीतकालीन बैठक दावोस में हुई है, जिसमें फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2030 तक वैश्विक रोजगार की स्थिति के बारे में बताया गया। तो बाजार की स्थिति रहेगी, जिसमें बताया गया कि 78 मिलियन शुद्ध नौकरियों की वृद्धि होगी। और इसमें सबसे तेज उभरते हुए मंच नौकरियों में कौन से हैं? तो वह कृषि और डिलीवरी बॉय के डिलीवरी के बताए गए हैं। जैसे कि उच्च कौशल क्षेत्र कौन सा है? तो उच्च कौशल क्षेत्र में रहेगा जैसे कि एआई और रोबोटिक्स उच्च कौशल क्षेत्र माने जाएंगे। और रोजगार सृजन के क्षेत्र कौन सा है? तो रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में उभरेगा जो है नवीकरणीय ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो अभी हाल ही में गुलाबी अग्निरोधी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कैलिफोर्निया में लगी जंगलों के आग को बुझाने के लिए यह बहुत बेकाबू आग हो गई है, जहां पर एक अग्निरोधी पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है। इसे अमोनिया फास्फेट के नाम से जाना जाता है। यह अमोनिया फास्फेट का रंग गुलाबी रंग का होता है। यह यूएसए के कैलिफोर्निया में लॉस एंजल स्थान पर और सैन फ्रांसिस्को स्थान पर, तो लॉस एंजल्स को अपन बॉलीवुड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर सैन फ्रांसिस्को स्थान है, जहां पर इसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सिटी भी कहा जाता है। और सैन फ्रांसिस्को ही सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पर सैन फ्रांसिस्को स्थान और लॉस एंजल्स के पास में ही जंगल के तापमान बढ़ने से आग जंगलों में लगी लगी हुई है, जो आग काबू में नहीं है।
तो इस आग को काबू करने के लिए अमोनियम फास्फेट को पानी के साथ छिड़काव किया जा रहा है। जो अमोनियम फास्फेट गुलाबी रंग का है, पहले भी बता चुके हैं, जिसे यह आग से अग्निरोधी पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से पदार्थ का यूज कर रहे हैं, यह अमोनियम फास्फेट का यूज किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष सन 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो यह अभी हाल ही में 30 गीगावाट का वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें सन 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा, तो पहले नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे समाप्त नहीं होती है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसको समाप्त नहीं होती है। वह नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा प्रदूषण भी नहीं करती है, तो इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा होती है। तो ऐसे हाल ही में 30 गीगावाट का न्यू रिकॉर्ड बनाया गया है, जो 1 गीगावाट के बराबर 10 की पावर 9 होता है। इसको भी ध्यान रखना है। और सन 2030 तक इसकी क्षमता का टारगेट रखा गया है, जो 500 गीगावाट होगा। तो अभी हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा बनाया है, जो है 30 गीगावाट। और इसे टारगेट करके अभी इसकी क्षमता टारगेट रखा गया है, जो सन 2030 तक 500 गीगावाट टारगेट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अभी हाल ही में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह जम्मू कश्मीर की एक सुरंग बनाई गई है, जहां पर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। यह जेड मोड सुरंग, इसी सुरंग को सोनमर्ग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया गया है 13 जनवरी सन 2025 में सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसे खंडेरवाल जिला इसे गंदेरबल जिला में स्थित है। तो यह गगनवीर स्थान से सोनमर्ग स्थान को आपस में जोड़ने वाली एक टनल है, जिसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर लंबी है तथा इसकी ऊंचाई समुद्री तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। और यह इसका है कि श्रीनगर और लेह के मध्य में एक बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस टनल को बनाया गया है, जो जोजिला सुरंग का ही हिस्सा है। तो जोजिला सुरंग है, उसी का ही भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में फसल कटाई उत्सव मांग बिहू कहाँ मनाया गया है। तो अभी हाल ही में फसल कटाई उत्सव मनाया गया है, यह किस राज्य का है। तो इसके नाम से मांग बिहू के नाम से यह उत्सव मनाया जाता है। तो यह असम राज्य का उत्सव है। इसे 13 जनवरी और 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। जैसे कि 13 जनवरी को मांग बिहू यह असम में मनाया गया है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है, यह असम का उत्सव है। इसे भोंगली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के पर्व के उत्तरायण महोत्सव भी कहा जाता है, जो 14 जनवरी को मनाया गया है। ऐसे मकर संक्रांति भी बोला जाता है। और इसे पतंग महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो यह उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। और इसे तिल का विशेष महत्व होता है। इसे उत्तरायण त्योहार में तिल का विशेष महत्व होता है। और 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश और तथा बिहार में इसी पर्व को खिचड़ी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे खिचड़ी पर्व भी बोलते हैं। और यह तमिलनाडु में पोंगल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा जैसे असम। असम राज्य में अभी मांग बिहू महोत्सव आयोजित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया कि जैसे कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रन का राष्ट्रीय स्कोर किसने बनाया है। तो अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय स्कोर ईरा जादव के द्वारा मनाया गया है। ईरा जादव एक अंडर 19 क्रिकेट महिला खिलाड़ी हैं, जो ईरा जादव मुंबई की रहने वाली हैं। मुंबई की खिलाड़ी हैं, जो जिन्होंने 346 रन स्कोर बनाया है। यह भारत की पहली महिला है जिसने 13 शतक लगाने वाली है, पहली पहली महिला है। जो मेघालय के खिलाफ इन्होंने 13 शतक लगाया है, जो 346 रनों का स्कोर बनाया है। और भारत की सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली है पहली महिला है। वह मेघालय के खिलाफ बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इनरोड परियोजना का संबंध किससे है? तो इनरोड परियोजना का संबंध प्राकृतिक रबड़ से है। तो यह प्राकृतिक रबड़, तो इसे इनरोड परियोजना, इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टार्ट किया गया है, जो उत्तर पूर्व भारत की योजना चलाया गया है, जहां पर रबड़ की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए यह योजना चलाई गई है। इसे 5 वर्ष की योजना है। इसमें इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं और इस योजना में टायर उद्योग द्वारा सहयोग भी किया गया है। टायर उद्योग सहयोग, क्योंकि रबड़ की गुणवत्ता के लिए जैसे कि टायर में भी रबड़ का यूज किया जाता है, जिस कारण टायर की भी गुणवत्ता ठीक हो सके। तो रबड़, प्राकृतिक रबड़ को बल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर या गंधक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका यूज होता है बल्कनीकरण में? रबड़ के सल्फर यानी गंधक का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो अभी हाल ही में यह हिम कवच नामक एक कपड़ा बनाया गया है, जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, जो तापमान सहने वाला हिम कवच है। तो इसे डीआरडीओ के द्वारा मल्टी लेवल क्लोथिंग सिस्टम के द्वारा इसे बनाया गया है। इसका नाम है हिम कवच, जो 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तापमान का सहन करने की क्षमता रखता है, और यह हिम कवच वाटर प्रूफ भी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।